नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की ताजा सुर्खियों पर। दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से 17 लोगों की मौत हो गई। कई पुल और सड़कें टूट गई हैं, जिससे इलाके का संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य तेज किया है और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बिहार चुनाव की मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी तरह कानून के दायरे में होगा। भाजपा 2 चरणों में चुनाव की पक्षधर है, जबकि जेडीयू 1 चरण की मांग कर रही है। आयोग जल्द ही फैसला करेगा। केरल सरकार ने बच्चों की मौत के मामले के बाद कोल्ड रिफ कफ सिरप की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी दवा से 11 बच्चों की जान जा चुकी थी। केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया है। असम पुलिस ने गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत की जांच में जहरीले पदार्थ की सैंपल दिल्ली भेजे हैं। जांच रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक आने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया है। इनमें शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। हजारों छात्र और युवाओं को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। बरेली की राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन की निगरानी में मस्जिद समिति ने अवैध निर्माण खुद हटाया। पूरी कार्रवाई के दौरान शांति बनी रही और किसी तरह का बड़ा विरोध या विवाद सामने नहीं आया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग बाढ़ और भूस्खलन प्रभावितों के लिए राहत कार्य तेज करने के आदेश दिए। डैम और पुल टूटने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन ने बचाव दलों और राहत सामग्री की तैनाती बढ़ाई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में शिशु गृह केंद्र में बच्चे की मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट अगले सप्ताह तक सौंपेगी। भाजपा ने बिहार चुनावों में बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटो मिलान की मांग की है। चुनाव आयोग ने इस पर विचार शुरू किया है और जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक हुई। भाजपा ने 2 चरणों में मतदान कराने का सुझाव दिया है, जबकि जेडीयू 1 चरण में चुनाव कराने की पक्षधर है। चुनाव आयोग जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा। कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से यह शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। नागरिकों ने भी राहत महसूस की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुरक्षित बनाने और धोखाधड़ी से रोकने के लिए नए दिशा निर्देश लागू किए हैं। बैंकों और उपभोक्ताओं को अब लेन देन में ज्यादा सतर्क रहना होगा। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक दार्जिलिंग में बाढ़ राहत कार्य में सक्रिय हैं। वे बचाव दलों की मदद कर रहे हैं और पीड़ितों तक जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। नाव और राहत सामग्री की आपूर्ति को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका के डैलस शहर में भारतीय छात्र चंद्रशेखर पाल की गोलीबारी में मौत हो गई। उनका परिवार सरकार से शव भारत लाने की सहायता मांग रहा है। यह घटना भारतीय समुदाय को गहरा आघात पहुंचाने वाली बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दार्जिलिंग हादसे पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों व घायलों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। आपदा से भारी नुकसान हुआ है। बैंकों ने छोटे शहरों और गांवों में एटीएम की संख्या बढ़ाने की नई रणनीति लागू की है।
अब प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर औसतन 15 एटीएम उपलब्ध होंगे। इससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में नकदी की सुविधा बढ़ेगी। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची अद्यतन के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं ताकि पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची तैयार की जा सके। प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी होगी। वित्त मंत्रालय ने सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को विदेशी निवेश के लिए और आकर्षक बनाने की घोषणा की है। इसके तहत नई रणनीति पर जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने। भारत सेवाश्रम संघ ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए अस्थायी राहत शिविर शुरू किए हैं। यह प्रभावित परिवारों को भोजन, कपड़े और चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। संगठन ने और सहायता भेजने का आश्वासन दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और बाढ़ से सड़क संपर्क बाधित हो गया है। कई गांवों का मुख्य मार्ग टूट गया है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पुल टूट जाने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। प्रशासन ने तत्काल वैकल्पिक मार्ग खोला है और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। लोगों को राहत मिली है। भारत और रूस के बीच व्यापार वार्ता में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। इसमें H-1B वीजा, टैक्स समझौते और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में कदम शामिल हैं। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग और मजबूत करने का संकल्प लिया है। आयकर विभाग ने नकद की लेन देन पर सख्ती बढ़ा दी है। अब किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाते में 2 लाख रुपए से अधिक नकद जमा करने पर दस्तावेजी प्रमाण देना पड़ेगा। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए राज्य निर्वाचन अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की पहल शुरू की है। प्रशिक्षण से अधिकारियों को आधुनिक तकनीक की जानकारी मिलेगी और चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 14 साल बाद बेटे ने पिता के कातिल को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना इलाके में सनसनी फैलाने वाली और चर्चा का विषय बन गई है। भारतीय रेलवे ने 120 विशेष त्योहार ट्रेनों के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। इससे यात्रियों को त्योहारों पर यात्रा के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। रेलवे ने कहा है कि भीड़ प्रबंधन और सुविधा दोनों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुंबई और दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे में तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ट्रैफिक और जल भराव की समस्या से शहरों में परेशानी बढ़ सकती है। बिहार डीजीपी ने त्योहारों के दौरान राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के आदेश दिए हैं। सभी जिलों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर प्रांगण में धार्मिक जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और गुरबाणी का कीर्तन गूंजता रहा। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राज्य सरकारों ने कर्मचारियों के लिए बोनस और महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। इस पर अगले सप्ताह अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि त्योहारों से पहले उन्हें राहत का तोहफा मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.2 लाख नए मकानों की स्वीकृति दे दी है। शहरी गरीबों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि सबके लिए घर उपलब्ध कराना उसका प्रमुख लक्ष्य है और यह कदम उसी दिशा में है। सुप्रीम कोर्ट ने
कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले पर गंभीरता दिखाई है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को दवा मानकों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय दिलाने की बात कही है। नवरात्रि के अवसर पर देश भर में आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड को नई रेलवे परियोजनाएं समर्पित की हैं। उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से हुआ है। इन परियोजनाओं से यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी और राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधी अभियान चलाया है। इस दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना ने इलाके की घेराबंदी बढ़ा दी है और तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों की सतर्कता और बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों के झुंड ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। किसान परेशान हैं और वन विभाग ने आपात सहायता टीम मौके पर भेजी है। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। भारत सरकार ने डिजिटल रेडियो के लिए नई लाइसेंस नीति लागू की है। बड़े शहरों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से सूचना और मनोरंजन का दायरा बढ़ेगा, प्रसारण का स्तर सुधरेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग ने नई परीक्षाओं और एडमिट कार्ड की जानकारी जारी की है। लाखों अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे। आयोग ने उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की हिदायत दी है। दिल्ली पुलिस में 7547 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। योग्य अभ्यर्थी 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए बड़ा अवसर है और इसमें आवेदन करने की होड़ लगी हुई है। झारखंड होमगार्ड में 1100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इस भर्ती से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय बाल आयोग ने स्कूल परिवहन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि बसों और वैन में बच्चों की देखरेख और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्रवाई जल्द होगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर गाय तस्करी रोकने के लिए पुलिस तैनाती बढ़ाई गई है। कई तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात पुलिस ने बड़े स्तर पर साइबर धोखाधड़ी गिरोह पकड़ा है। करोड़ों रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लोगों को ऑनलाइन सतर्क रहने की अपील की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की सुरक्षा के लिए रियल टाइम निगरानी तंत्र शुरू किया है। इससे धोखाधड़ी और तकनीकी समस्याओं की त्वरित पहचान होगी। उपभोक्ताओं को सुरक्षित लेन देन का बेहतर अनुभव मिलेगा। फ्लिपकार्ट और अमेज़न की दिवाली सेल में घरेलू उत्पादों की मांग में 30% की वृद्धि हुई है। व्यापारी खुश हैं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई कंपनियां नए ऑफर ला रही हैं। बाजार में उत्साह दिख रहा है। राजस्थान में अगले 2 दिनों तक तेज धूप और गर्म हवाओं की संभावना जताई गई है। ब्लॉक स्तर पर हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को धूप से बचने, पानी पीने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। अग्निपथ योजना के तहत नई सैन्य भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। देश भर में पंजीकरण खोले गए हैं। युवा बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह सेना को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियन गेम्स के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित की है।
यह समिति आगामी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की तैयारी करेगी। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने की योजना बनाई जाएगी।